नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं मित्रों आपके लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इससे पहले हम लोग पाषाण काल के विषय में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। हमने बात किया था कि प्रागैतिहासिक काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, आद्य ऐतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण तो मिलता है परंतु अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और तीसरा ऐतिहासिक काल जो हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो आज सिंधु घाटी सभ्यता और प्रथम नगरी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसके बारे में सोचते हैं तो कितना आश्चर्य होता है कि 21वीं सदी 20वीं सदी 21वीं सदी में जाकर के हम लोग इतना डेवलप हुए, पक्के का मकान, ईंट का मकान, कंक्रीट का मकान बनाना सीखे, और आज से 4-4.5 साल पहले ही हम लोग ऐसा कर चुके थे। तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ। इसका पहले नाम की चर्चा करते हैं कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, ये नगरी सभ्यता क्यों पड़ा, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों पड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम चर्चित हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा चर्चित है सिंधु घाटी सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता। तो मित्रों, जब प्रथम बार हड़प्पा सभ्यता या फिर यूँ कहें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब अध्ययन किया गया तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया, और हड़प्पा नामक स्थल खोजने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। इस सभ्यता का जो विकास हुआ है वो सिंधु नदी के किनारे हुआ है। जब आगे चल कर के खोजा गया और स्थल, अधिक से अधिक स्थल सिंधु घाटी के आसपास मिले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण इसे एक और नाम दे दिया गया, और नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद एक और नाम मिलता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। हालांकि ये नाम ज़्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा कर देते हैं, क्योंकि ये जो सभ्यता विकसित हुई थी यह सिंधु तथा गंगा के बीच के मैदानी क्षेत्रों में हुई थी, जहाँ कभी सरस्वती नामक नदी बहा करती थी, परंतु अब वो विलुप्त हो चुकी है। अब वहाँ पर कभी सरस्वती नदी भी थी, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। लेकिन बात सिंधु घाटी सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता पर ही आकर के रुकी हुई है, मतलब ज़्यादा चर्चित नाम यही है। अब बात करते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की विकास में कौन कौन से शामिल हैं, किसने पता किया, इसकी खोज कैसे हुई। तो पहले तो हम लोग काल निर्धारण की बात में कर लें, समय। तो आपको कई विद्वानों, कई इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग मिलेंगे, लेकिन जो सबसे प्रामाणिक है, जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, जो NCERT में है, हमने उसी की चर्चा की है दोस्तों। सर मार्टिन व्हीलर 2500 BC से 1500 BC तक, इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्रम है। आपको NCERT में भी यही मिलेगा। फिर आते हैं DP अग्रवाल, 2350 BC से 1750 BC तक है। सर जॉन मार्शल 3250 BC से 2750 BC तक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इन्हीं कालक्रम में हुआ है। लेकिन जो सबसे प्रामाणिक माना जाता है वो ये है, वो इसलिए ये है दोस्तों क्योंकि ये कालक्रम भी आपको पता है C14 मतलब कार्बन 14, जिसे हम लोग कार्बन डेटिंग कहते हैं। कार्बन डेटिंग द्वारा पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता 23, मैं यहाँ पर ऐसे डिनोट कर दे रहा हूँ,
2350 BC से लेकर के 1750 BC तक है। लेकिन आपको एनसीईआरटी में ये वाला भी मिलेगा और एग्जाम में ही यही वाला पूछा है, ऑप्शन में ये दोनों एक साथ नहीं देगा। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। अब शुरू करते हैं कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, फिर हम लोग उसके विस्तार के भी बारे में चर्चा कर लेंगे। तो उस समय लगभग 1824 की बात है, जिस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, और उसी समय ब्रिटेन में रेलवे की खोज हो चुकी थी और रेलवे ट्रैक का भी खोज हो चुका था, रेलवे ट्रैक बन रहा था। और उसी क्रम में भारत में भी वो रेलवे लाना चाहते थे और सर्वप्रथम उन्होंने अपने एक इंजीनियर चार्ल्स मैनसन को भारत में भेजा सन 1824 में। यहाँ पर मैंने 26 लिखा है, लेकिन 26 लिखने के पीछे कारण यह है कि 26 में वो ट्रैक का क्या कर रहे थे, मुआयना कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। तो 1824 की बात है, जब भारत में रेलवे ट्रैक का विकास किया जा रहा था, उसके बारे में सोचा जा रहा था। तो इनको चार्ल्स मैसन को ब्रिटेन से भेजा गया 1826 में और इनको रेलवे ट्रैक बनाना था भारत में रेलवे लाने के लिए। अब रेलवे ट्रैक लाना था तो ये चेन्नई में गए और साउथ जितने भी कोस्टल एरिया है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये इसे कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो अब ये गए, तो रेलवे ट्रैक के लिए इनके पास उतना बजट नहीं था, सरकार के द्वारा दिया नहीं गया था कि ये अपने मन से कार्य कर सके। अब जैसे ही निरीक्षण कर रहे थे तो इनका रेलवे ट्रैक एक पहाड़ या एक टीले के सामने आ जाता है, अर्थात इनके रेलवे ट्रैक के सामने एक टीला आ जाता है जो बहुत बड़ा था। अब ये सोचने लगते हैं कि अगर हम इस टीले के लेफ्ट से या फिर राइट से जाएं तब हमारा रेलवे ट्रैक पार हो सकता है, या इस टीले को तोड़ दें तब पार हो सकता है। अब समस्या ये पड़ती है कि इतना ज़्यादा बजट है नहीं कि बहुत ज़्यादा घुमा करके हम रेलवे ट्रैक ले जाएं। तो फिर ये करते क्या हैं कि उस टीले के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गांव वालों के पास जाते हैं और पूछते हैं तो ये टीला क्या है। तो पहले देखते हैं टीले को, तो टीला देखते हैं तो कहीं से टूटा हुआ था और उसमें ईंट दिखाई दे रहे थे जो आजकल के ईंटों से बिल्कुल अलग थे। तो वो पूछे गांव वाले से, तो गांव वाले भी इसका स्पष्ट उल्लेख या वर्णन नहीं कर सके। वो कहे कि बस इतना पुराना है, बहुत पुराना है, ऐसे ही है। तो उल्लेख नहीं कर पाए, वर्णन भी नहीं कर पाए, तो वो यहाँ से चले गए। फिर उसके बाद में 1856 की बात है, हालांकि 1853 में रेलवे ट्रैक लगभग बनने लगता है, 1854 तक कंप्लीट हो जाता है और ट्रेन भी चलती है। तो 1853 से 56 के बीच में दो बंधु आते हैं जिनका नाम था ब्रंटन बंधु। अब उन ब्रंटन बंधुओं में आपको जॉन ब्रंटन तथा विलियम ब्रंटन मिलेंगे। ये दोनों ब्रंटन बंधु रेलवे ट्रैक का काम करते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पाती है। तब तक एक और अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता आते हैं जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। यही अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है और अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रामाणिक बातें बताई, प्रामाणिक साक्ष्य दिए, तब जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खोज जारी हो सका। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज सर्वप्रथम भारत में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। वो स्टार्ट किसमें रखा, मतलब स्टार्ट किसमें हुआ और भारतीय पुरातत्व विभाग का नींव किसने रखा था, तो वो थे लॉर्ड कर्जन। वही लॉर्ड कर्जन जो भारत विभाजन में महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। भारत विभाजन के सबसे बड़े कारण यही थे। अब
राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा, लेकिन कब? जब भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल, यही सर जॉन मार्शल, जब भारतीय पुरातत्व विभाग एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल बने, तो इन्होंने निर्देश दिया राय बहादुर दयाराम साहनी को, और राय बहादुर दयाराम साहनी उत्खनन में लग गए और सर्वप्रथम सन 1921 में हड़प्पा नामक सभ्यता का उत्खनन किया। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? मैं केवल दयाराम साहनी लिख रहा हूं, राय बहादुर इन्हें उपाधि दी गई थी, तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई। बात करते हैं पहले कि इसका विस्तार कहां से कहां तक था, फिर अलग अलग जो प्रमुख, लगभग प्रमुख 7 बड़े बड़े नगर थे, उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे तो बहुत से नगर हैं, बहुत से स्थल हैं जिनके बारे में ना ही एग्जाम में पूछता है और ना ही आपको पढ़ना है, तो हम लोग जो प्रमुख है उसी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। तो बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन आज भी यह बढ़ रहा है क्योंकि नए नए स्थल देखने को मिल रहे हैं। अब इसका विस्तार उत्तर में, यहाँ 3 देशों में इसका विस्तार मिलता है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हालांकि सबसे अधिक भारत में तथा सबसे कम अफगानिस्तान में मिलता है। इसका विस्तार इधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक, अर्थात यूं कहें अफगानिस्तान तक, जिसका नाम है सुतका गेंडोर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में पाया जाता है, मेरठ का एक स्थान है, वही मेरठ जो गुड़ के लिए प्रसिद्ध है भारत में और क्रिकेट बैट के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और उत्तर में जम्मू कश्मीर तक, जो कि मांडा है, मांडा तक, और यहाँ मुंबई महाराष्ट्र अर्थात दैमाबाद तक। अगर इसको हम मिला दें मित्रों, तो आप कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये स्ट्रक्चर किस तरीके का है आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर लगभग एक त्रिभुज की भांति बन गया, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। अब ये भारत का ही नहीं वरन पूरे विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इसके समकालीन सभ्यता जैसे मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता इत्यादि थी, और ये इतना बड़ा था कि लगभग मिस्र की सभ्यता, जिसे नील नदी की सभ्यता कहा जाता है, उससे 20 गुना ज्यादा बड़ा था। इतनी बड़ी सभ्यता थी ये। अब इसके विस्तार से हमें ज्ञात हुआ कि ये चारों तरफ का आपको नाम याद होना चाहिए, मांडा, आलमगीरपुर, दैयमाबाद और सुतका गेंडोर। पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैयमाबाद। ये उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये बलूचिस्तान, हालांकि उस समय भारत का ही ये क्षेत्र था, आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया। यह है महाराष्ट्र, दैयमाबाद। अब आज़ादी से पहले लगभग 40 से 50 ही स्थल खोजे गए थे, और आज़ादी के बाद अब आज वर्तमान में 1400 से 1500 तक स्थल खोजे गए हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में भारत में 925 स्थल पाए गए हैं, जबकि पाकिस्तान में 475 और अफगानिस्तान में केवल और केवल 2 ही पाए गए हैं, जिसका नाम है मुंडी गाग तथा
सुर्त गोई, कहीं कहीं सुर्त गोई मिलेगा, कहीं कहीं सुर्त गोई, तो आप समझते रहिएगा। इसे कांस्य युगीन भी सभ्यता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अब पाषाण काल से मनुष्य धातु काल में आ गया है और मनुष्य अब धीरे धीरे पत्थर के औजारों के अलावा धातुओं के औजारों का भी प्रयोग करने लगा है। और मनुष्य प्रथम बार किस धातु से परिचय होता है? तो मनुष्य को प्रथम तांबा धातु का ज्ञान होता है। सर्वप्रथम तांबा क्या है? मैं लिख देता हूं, सर्वप्रथम तांबा का ज्ञान होता है। सर्वप्रथम तांबा का ज्ञान होता है किसको? मनुष्य को। अब इसके बाद में ये देखिए कांस्य युगीन है, तो कांस्य मतलब ब्रॉन्ज। ये कांस्य क्या होता है? तो तांबा में यदि टिन मिला दिया जाए, कभी कभी पूछता है, तो देखिएगा कॉपर और टिन, मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं आपको, ये कांस्य जो है, ये कांस्य कॉपर मतलब तांबा तथा टिन का मिश्रण होता है। ठीक है, कॉपर तथा टिन का मिश्रण होता है, उसे कांस्य कहते हैं। और इसका प्रयोग लगभग काफी मात्रा में किया जाने लगा, अतः इसे कांस्य युगीन भी सभ्यता कहा जाने लगा। हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता की नींव रखे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो बेसिक जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए हम वो प्राप्त कर चुके हैं। अब जो अगला वीडियो आएगा इनके प्रमुख स्थलों पर आएगा जहां से क्वेश्चन आते हैं। मैं भरपूर प्रयास करूंगा आपको पढ़ते समय ही याद हो जाए, भरपूर प्रयास करूंगा कि कुछ अगर ट्रिक से भी याद हो तो वो भी मैं प्रयास करूंगा, लेकिन पहले अभी बेसिक पार्ट पढ़ लें। याद रहे इसकी प्रमुख जनजाति जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था वो थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ये ऑस्ट्रेलाइड कहीं कहीं ऑस्ट्रेलाइड भी मिल सकता है आपको, तो आप ध्यान दें, ऑस्ट्रेलाइड मैंने लिखा है, कहीं कहीं आपको ऑस्ट्रेलॉयड भी मिल सकता है। यह प्रजाति, यह जनजाति सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम जनजाति थी। याद रहे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रथम जनजाति किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। उसके बाद में वास्तव में थे मेडिटेरियन, जिसे भूमध्य सागरीय प्रजाति कहा जाता था, मंगोलायड और अल्पाइन। ये चार प्रमुख जनजाति हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की जनजाति नहीं है, तो नहीं है के लिए ये चारों कम से कम आपको याद होने चाहिए। तो इतना ज़्यादा नहीं है इस पार्ट में, बेसिक पार्ट है। इससे आगे की तैयारी के लिए हम लोग कल बात करेंगे। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।